नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप मस्त स्वस्थ और बिंदास होंगे। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा दिया था, उसके बारे में भी बताया था कि कितने होते हैं। उसमें नाउन को हमने विस्तार से कवर कर लिया था। क्योंकि अब हम टेंस आज से शुरू करने जा रहे हैं। टेंस शुरू करने का मतलब ये है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है, उसमें टेंस से आधारित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यानी जब तक आप टेंस के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको वॉइस, नरेशन और रीऑर्डरिंग का जो आता है अरेंज करने के लिए, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा मकसद है कि सबसे पहले हम टेंस को कवर करते हैं। जब कवर करेंगे टेंस को, तो उसी समय पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बचे हुए हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, उनको भी हम क्या करेंगे, यहीं पे कवर करते चलेंगे। यानी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगेगा कि हाँ, हमें पढ़ने की जरूरत है, कमेंट करके बताइएगा। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं, जितने भी भाग बचे हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करा देंगे। फिलहाल इस समय हम टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टेंस टेंस का मतलब क्या होता है? काल, हिंदी में। अगर इसके बारे में हम बताना चाहेंगे या अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, तो टेंस होता है किसी कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम काल बोलते हैं, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्या हमने बोला है? बोला है किसी काम को समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम टेंस कहते हैं। चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश अगर इसका हम बोलेंगे तो टेंस, ठीक है, चेंजेज, ठीक, द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस किसको प्रदर्शित करने के लिए? द टाइम ऑफ, द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक, नोन एज टेंस। यही क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश भी हो जाएगा। आ रहा समझ में? टेंस चेंज करता है द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के रूप को टू एक्सप्रेस प्रदर्शित करने के लिए, द टाइम ऑफ एन एक्शन, कार्य के, किसी कार्य के समय के मुताबिक, यानी समय को प्रदर्शित करने के लिए। आ रहा समझ में? यहाँ पे मुताबिक भी हो जाएगा, जो हमने इसका हिंदी बताया है। ठीक, अब देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए देख लेते हैं वो भी। इनको हम अभी एग्जाम्पल से विधिवत बताएंगे। टेंस में 3 टेंस होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर टेंस। ये हो गया, यानी ये वर्तमान काल, ये भूतकाल और ये भविष्य काल, भविष्य काल। ये हो गया। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 3 तो हो गई। इसमें हम प्रेजेंट टेंस को शुरू करने जा रहे हैं। इसको शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस को। तो चलिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस को अगर हम जैसे परिभाषित करना चाहें, तो क्या कहेंगे? कहेंगे किसी कार्य को समय के रूप में, या कहें किसी कार्य को वर्तमान में करने या होने, ठीक है, या हो रहा है या हो चुका है, वो अगर प्रदर्शित करता है तो कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। यानी जो भी काम होंगे वो प्रेजेंट में ही जारी रहेंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, वर्तमान समय में वो जारी रहेंगे। ठीक, देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से पार्ट करते हैं, सब डिवीजन में पार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सब डिवीजन में करेंगे तो इसके भी क्या होंगे? कितने होंगे? 4 भाग होंगे इसके। ठीक है, कौन कौन होगा 4 भाग में? पहला हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आ गया समझ में? अब यहीं पे अगर दूसरे की बात करें तब क्या होगा? देखिए टेंस है, टेंस जो मुख्य टेंस है वो
तीन होते हैं, तीन उनके प्रकार होते हैं, उसमें प्रत्येक के चार चार प्रकार होते हैं। आ रहा समझे? तो वही चारों हम लिख रहे हैं। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है, टेंस, या इसी को बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस, ठीक, या इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। टेंस प्रोग्रेसिव टेंस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये प्रोग्रेस में होता है, इसमें जो कंटिन्यूअस में होगा वो काम जो प्रोग्रेस में रहेगा, ठीक है, जारी रहेगा। तो थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, और चौथा क्या हो जाएगा? बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस आ रहा समझ में? ठीक, और इतने हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम इसको पढ़ेंगे, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको लेके चलते हैं। देखिए इसमें इसमें कार्य क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट होता है। आ रहा समझ में? मतलब समाप्त होता है, यानी कहे दूसरे शब्दों में तो इसमें जो कार्य होता है वो वर्तमान में जारी होता है, ठीक। तो चलिए इसको हम पहले इसी का इंग्लिश लिख लेते हैं। इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा इसका? एन एक्शन, कार्य, विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कार्य जो क्या होता है प्रेजेंट समय में, यानी वर्तमान काल में, वर्तमान समय में कंप्लीट होता है, वही क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आ रहा समझ में? अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे हम? इसका भी चार पार्ट करेंगे। इसमें भी क्या होंगे? चार उपवाक्य होंगे, चार वाक्य होंगे, ठीक। देखिए तो इसके कौन कौन से होंगे? जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो इसके चार हो जाएंगे। कौन कौन? एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, लिख दे रहे हैं यहाँ, देखिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये तो पूरे टेंस में थे। इस टेंस के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार क्या होंगे? सेंटेंस होंगे, ठीक है। देखिए हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। अगर शुरू से आप देखेंगे तो टेंस के काइंड्स जो होते हैं, प्रकार तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसमें हम प्रेजेंट टेंस शुरू किए हैं। प्रेजेंट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के अभी बताए हैं। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट इनफिनिट में, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं केवल। तो प्रेजेंट टेंस को भी हम किसमें बांटे हैं? चार भाग में। कौन कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं एक एक को लेके समझने, यानी इसी टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है ये देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको। ठीक, अब इसमें हमने क्या एक पहला लिया है? क्या लिया है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको एक और भी बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब इसका रूल क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रूल बताने से पहले हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी पहचान बताते हैं। पहचान क्या होती है यहाँ देख लीजिए, बता देना है। पहचान, जब किसी वाक्य के अंत में क्या हो? ता हो,
ता है, ती है, ते है और ता हो, ता हूं दिया होगा तो समझ जाइएगा वो कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पहचान है। यहीं पे हम इसलिए लिखे हैं इस समय कि जब इसको जो रूल होते हैं इनके रूल के मुताबिक जब सेंटेंस को हम समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल क्या होगा इसका, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब में क्या लगेगा, यस लगेगा या यस लगेगा। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का है ये। अब देखिए यहाँ पे वर्ब में यस यस कब लगेगा इसको जानने की जरूरत है। कब लगेगा, जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, कर्ता। ठीक है, कर्ता क्रिया कर। तो जब कर्ता सिंगुलर होगा यानी एक वचन में होगा तो उसके वर्ब में यस या यस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तो इसके वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा, अगर हम ले रहे हैं तो एग्जाम्पल, वह हमेशा रविवार को यहाँ आता है, आता है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस दिया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि दिए गए सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं है कि नहीं। तो देखिए इसमें दिया है ता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आ रहा समझ में। अब उसके बाद हम देखेंगे इस सेंटेंस में निगेटिव दिया है, इंटरोगेटिव वर्ड दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं है और नकारात्मक शब्द भी इसमें नहीं है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है ये सेंटेंस जो होगा वो कौन सा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो तुरंत क्या करोगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल लगा दोगे। आ रहा समझ में। अब इसमें पहचान कैसे करोगे दिए गए सेंटेंस में कि कर्ता कौन है। ठीक, तो हम सेंटेंस में कौन लगा के क्या करेंगे, संबोधित करेंगे कि कौन हमेशा रविवार को यहाँ आता है। तो अर्थ निकल के क्या आ रहा है, आ रहा है कि वह, कौन हम लगाएंगे ना, कौन हमेशा, यहाँ देखिए कौन लगा के हम लिख रहे हैं हमेशा रविवार को यहाँ आता है। तो हमको रिजल्ट में क्या निकलता है, वह, तो वह क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे, आप क्रिया जानते ही हो क्या होता है, किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है वो क्या होता है, क्रिया होता है, वर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पे आना जाना खेलना कूदना ये सब क्या है, वर्ब है, तो वर्ब आप पहचान लोगे। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे सेंटेंस में कहाँ क्या ये लगा के आप क्या करोगे, संबोधित करोगे। क्या यानी क्या और कहाँ, इसको लगा के आप जब संबोधित करोगे तो वो ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए दिया ना, वह हमेशा, ठीक है, कहाँ आता है, कहाँ आता है तो उससे निकल गया यहाँ आता है। ठीक, अब यहीं पे लगा दोगे कब, तो वह कब यहाँ आता है तो रविवार को आता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप क्या करोगे, पहचान कर लोगे कि ये होता है। ठीक, अब इसको हम बनाते हैं। जब हमको इतना मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया कि सब्जेक्ट मिल गया, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। देखिए वह का क्या होता है, ही, यहाँ पे हम लिख दिए ही। ठीक, हमेशा देखिए दिया है, तो ये क्या है आपका हमेशा जो यहाँ पे है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग, क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, एडवर्ब है। ठीक है, यानी ये समय सूचक क्रिया विशेषण है। तो जब समय सूचक, ठीक है, क्रिया विशेषण का अगर प्रयोग हुआ हो सेंटेंस में तो उसको हमेशा मेन वर्ब के पहले रखना चाहिए, रखा जाता है। ठीक, देखिए अब इसमें कौन सा, यहाँ पे तो आपका हमेशा है, ठीक है, यानी ऑलवेज होता है हमेशा का स्पेलिंग। ठीक, वैसे ही क्या होता है, जनरली होता है। ठीक है, उसके बाद यूजुअली होता है। तो इस तरह के बहुत से सेंटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं। तो उनको हमेशा क्या करेंगे, हम वर्ब के पहले लिखेंगे। तो देखिए ये वर्ब है, इसके पहले हम किसको लिखेंगे, हमेशा को। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑलवेज लिख दे रहे हैं।
ठीक, अब आ गया वर्ब, तो वर्ब का क्या होगा, यहाँ पे क्रिया ना, क्रिया क्या होगा, आना का क्या होता है, कम होता है। अब देखिए इसमें यस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यस लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक, अब देखेंगे क्या हो गया, वह हमेशा आता है, कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा यहाँ, हेयर। ठीक, कब, ऑन संडे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आपका आ गया, तो ये सेंटेंस आपका बनके तैयार। अब हम चलते हैं, इसी में अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, निगेटिव के लिए क्या करेंगे आप, ये इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ये, कि जब भी हम सेंटेंस को बताएंगे तो यहाँ पे उसी का क्लियर करेंगे, इसीलिए हम पहले नहीं बताए थे। चलिए, दूसरा है आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका रूल क्या होगा, इसका रूल क्या होगा, रूल अब देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लग गया। अब इसी को जो सेंटेंस दिया गया था उसके मुताबिक, नहीं तो हम बताते हैं कि मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मैं गाना नहीं गाता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए हैं, जब सेंटेंस आपके सामने होगा तो आप क्या करोगे, देखोगे लास्ट में ता है, ती है, ते है कि नहीं, अगर है तो समझ जाना कि वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का सेंटेंस है, दिया गया जो सेंटेंस किस तरह का है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव दिया है, नहीं निगेटिव वर्ड दिया है, तो ये समझ जाइएगा कि ये जो सेंटेंस होगा, टेंस होगा, वो कौन सा होगा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम रूल लगाएंगे। रूल में देखिए सब्जेक्ट हम बताएं कैसे पहचाना जाता है, कौन लगा के, कौन गाना नहीं गाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, ये निकल के आ जाएगा, तो मैं का क्या होता है, आई। ठीक, उसके बाद क्या होगा, डज या डू। आप देखिए यहाँ पे जानने की क्या जरूरत है, देखेंगे जब सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन में हो, सिंगुलर हो, तो वहां पे हमेशा डज नॉट का प्रयोग होता है, और जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो, तब डू नॉट का प्रयोग होगा। आ रहा समझ में, यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई होप क्या कुछ समझ आ रहा हो। चलिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, आई हो गया, अब आई क्या है, प्लूरल है ना। ठीक है, तो प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, इसमें गाता हूँ, तो इसका क्या होता है, सिंग, सिंग। ठीक, और उसके बाद क्या क्या गाता हूँ, तो गाना, तो क्या हो जाएगा, सिंग द सॉन्ग। ये आपका सेंटेंस इसका बन गया। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए अब इसका जो रूल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य मतलब इस तरह के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द जरूर दिया रहेगा। ठीक है, इसमें भी दो होते हैं, दोनों बताते हैं। देखिए रूल पहले देख लीजिए, रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले डज, डज या डू, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब केवल लिखा रहेगा तो समझिएगा उसका फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, क्या क्या हम लोग बाजार जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा यहाँ पे कर लीजिएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए अब पहचानेंगे कि कौन सा ये टेंस है, तो हम क्या बताए थे, वाक्य क्लास में देखेंगे ता है, ती है, ते है, क्या आएगा, तो देखिए आया ना ते है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब क्या होगा, अब देखेंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो ये क्या है, क्या लगा है ना, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रूल के मुताबिक चेंज करते हैं। तो हम बताए हैं कैसे सब्जेक्ट पहचाना जाएगा, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाएगा। तो क्रिया आप जानते हो, खाना पीना, नहाना, कूदना, जाना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो चलिए पहचानते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखा है ना, हम लोग। तो हम लोग को हम पहचानेंगे, सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, बहुवचन है। तो आप क्या करोगे, इसको पहचानोगे। तो ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन में है। तो बहुवचन में है तो हम क्या बताए हैं, बहुवचन में रहेगा तो हमेशा डू का प्रयोग, और एक वचन में रहेगा तो डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करें, डू का। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बहुवचन है, प्लूरल में है। चलिए हम लिख दिए डू। ठीक, हम लोग का क्या हो जाएगा, पीपल। ठीक है, हम लोग, या यहाँ पे वी भी कर सकते हैं। चलिए वी कर देते हैं, केवल लोग होता तो हो जाता। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी। और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो। अब कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट। ये क्या हो जाएगा, इसका प्रश्नवाचक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए इसी का ये जो रूल है, इसी में अगर प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, तब क्या करेंगे, तब कौन सा रूल लगेगा। देखिए यही पे लिखते हैं, लिखते हैं, वे किताब किताब क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। किताब, वह किताब क्यों पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, आलस में देखिए यहाँ पे क्यों और शब्द दिया है, जो ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये क्या है, वाक्य के बीच में है। तो वाक्य के बीच में जब होता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी प्रश्नवाचक जो शब्द है उसका स्पेलिंग हम सबसे पहले रख देते हैं। तो क्यों का क्या होता है, स्पेलिंग वाई होता है। तो देखिए हम लिख लेते हैं WHY। अब ये लिख लिए ना, अब टोटल यही वाला रूल क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हो गया ये। अब क्या हो जाएगा, देखेंगे ये वे दिया है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा, इधर डू लगेगा, डू हो गया। और फिर अब सब्जेक्ट देखिए ये हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, वे, तो THEY दे हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। क्या पढ़ रहा है, किताब, द बुक। और क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक लग जाएगा। आ रहा समझ में। तो जब ये अंदर रहेगा, मतलब बीच में आएगा, तो हमेशा इसके पहले क्या लगेगा, ये शब्द लगेगा, प्रश्नवाचक शब्द का इंग्लिश लिखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो आएगा वो कौन सा आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये इंटरोगेटिव है ना, हम क्या बताए थे, चौथा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस ये चौथा है। चौथे में सबसे लास्ट है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे अगर आ जाएगा तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यहाँ पे हो जाएगा नकारात्मक। ठीक, यानी कहने का मतलब कि जो वाक्य रहेगा उसमें नकारात्मक शब्द भी रहेगा और प्रश्नवाचक शब्द भी रहेगा। ठीक है, तो तब रूल क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही। ठीक, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट का यूज हो जाएगा, यानी वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद बीच में। कभी कभार क्या होता है, इसका हम लोग यूज यहीं पे कर देते हैं, डज नॉट का यूज भी कर दिया जाता है। लेकिन रूल के हिसाब से आप यही सेंटेंस लगाओगे। आ रहा समझ में, कि डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट इसके पहले भी यूज किया जाता है, लेकिन हम बताएंगे वो कि कब किया जाता है या कब कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आ गया ना, अब यहाँ पे है। तो हम क्या पहले लिखते हैं, क्या हुए, किताब। ठीक है, यहाँ पे किताब नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए आ गया कि नहीं, देखिए इंटरोगेटिव वर्ड भी आ गया और निगेटिव भी। तो वही तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, सब्जेक्ट है। पहचान हम हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लास्ट में ता है, ती है, ते है कि नहीं है। अगर है तब क्या हो जाएगा, अगर है तो प्रेजेंट इंफिनिट टेंस हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस पहचानेंगे किस तरह का सेंटेंस है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इनमें से कौन सा लगाएंगे, हम पहले डू लगाएंगे। तो डू हमने लगा दिया। ठीक है, और डू नॉट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, डू नॉट। ठीक है, तो अभी नहीं, हम बताएंगे इसको, सब पहले आप सिंपल तरीके से जानिए। अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखिए, THEY दे। उसके बाद क्या है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब नॉट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, रीड। और क्या, द बुक, प्रश्नवाचक हो गया। देखिए दोनों आ रहा है कि नहीं। ठीक, आ रहा समझ में। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको बीच में लिख देते हैं।
ठीक है, देखिए जब बीच में रख देंगे तब क्या होगा, वे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं। आ रहा समझ में, तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक भी है और निगेटिव भी है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, इसका क्या होता है वाई होता है, तो वाई लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए नॉट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, वाई नॉट बोलते हैं ना, वाई नॉट क्यों नहीं। तो अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, सिंगुलर है प्लूरल है, चाहिए, तो यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा आपका, डू लगेगा, लगेगा ना, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, वाई नॉट डू, ठीक है, लगा भी सकते हैं लेकिन सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो हम बताएंगे इसको कहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ पे वाई, ये क्या हो गया आपका, अब लिख देते हैं डू दे, ठीक, दे, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट है ना, नहीं का, तो क्या हो जाएगा नॉट। रूल आप देखते जाइए, ये वाले रूल, रूल आप देख लीजिए। अब सब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द रीड और द बुक, ठीक, ये आपका क्या होगा, ये प्रश्नवाचक हो गया, तो इस तरह से ये भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी करते हैं, वाई डू नॉट भी लिख सकते हो, डू नॉट इसको इसके साथ लिख सकते हो, ये नहीं करोगे वाई नॉट डू, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको हम आगे वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे कि क्यों नहीं होगा इसके बारे में। सबसे पहले हमारा कोशिश ये रहता है कि आपका जो जनरल जो बेसिक इंग्लिश होती है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए, रूल के हिसाब से, रूल से आपको ये पूरा कवर हो जाए। कभी कभार क्या होता है, सेंटेंस दे देता है डायरेक्ट पूछता है कौन सा टेंस है, ठीक है, कौन सा टेंस है, उसके बाद उसमें कभी कभार पूछ देता है कि किस तरह का टेंस है, ठीक, कार्य किस टेंस में संपन्न हो रहा है, ये भी पूछ देता है। तो ये आज पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। कल शुरू करेंगे दूसरा प्रेजेंट या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे, उसकी पहचान बताएंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो आई होप कि आपको ये आज जितना भी पढ़ाया गया है उतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो उसको हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे, वहाँ पे बताएंगे कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन होता होगा और क्या क्या कन्फ्यूजन है, ठीक। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।